जेनेत्सु एक शिम्प जो हमेशा रोता रहता है, वो एक थंडर गॉड कैसे बना, या आप ये कह लो कि वो एक हाशिरा कैसे बना। तो हेलो गाइस, मैंने पूरी डीमन स्लेयर की मांगा पढ़ ली है और इस वीडियो में स्पॉयलर्स भी होंगे, तो आप जरा संभल कर आगे बढ़े। लेकिन मैं इन स्पॉयलर्स को काफी कम रखने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को वीडियो देखने में भी मजा आए और आप लोग ज्यादा स्पॉइल भी ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आगे डीमन स्लेयर से रिलेटेड कंटेंट लेकर आने वाला हूं। जेनेत्सु के परिवार के बारे में तो हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, ना ही हमको उसके परिवार के बारे में ज्यादा कुछ बताया गया है। जेनेत्सु की भी बैक स्टोरी हमारी हर एक डीमन स्लेयर की तरह काफी दुखदायक। हमें इसके परिवार के बारे में तो ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता, लेकिन हमें इतना पता है कि जेनेत्सु को भी उसका परिवार छोड़कर चला जाता है बचपन में ही, जब वो छोटा सा बच्चा होता है, और उसको कोई नाम भी नहीं दिया जाता। तो जेनेत्सु उसका नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में भी हमें मांगा में कुछ भी नहीं बताया गया है। जेनेत्सु का पूरा नाम हमारा जेनेत्सु आगुसुमा है। जहाँ जेनेत्सु का मतलब होता है हमारा गुडनेस, वही हमारे आगुसुमा का मतलब होता है माय वाइफ। गुडनेस माय वाइफ इसका पूरे नाम का मतलब आता है। ये हमारे जेनेत्सु के कैरेक्टर को भी कैरेक्टराइज करता है, क्योंकि जहाँ हमारा जेनेत्सु काफी अच्छा है, वहीं इसको एक वाइफ भी चाहिए। तो हमें थ्रू आउट पूरी मांगास और इसकी एनिमे सीरीज में दिखाया जाता है। तो जेनेत्सु को उसके परिवार वाले उसको बिना नाम दिए ही कहीं पे छोड़ देते हैं और हमको नहीं बताया जाता कि इसका नाम कैसे पड़ा है जेनेत्सु। जब जेनेत्सु 15 साल का होता है तो उसको एक लड़की से प्यार होता है, और वो लड़की जेनेत्सु का सारा पैसा लेकर अपने आशिक के साथ भाग जाती है। और हमारे जेनेत्सु ने ये सारा पैसा उधार मांगकर ही जोड़ा था, जिसके कारण से जिससे इसने उधार लिया था वो लोग आ जाते हैं इसको पीटने के लिए। हमारे जेनेत्सु का प्यार भी काफी उधारी का था। कर्ज ना चुकाने के कारण जब कर्जदार उसको पीट रहे होते हैं तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिसका नाम होता है हमारा जिग्रो कोवाजावा। नाम काफी अजीब है, इसको हम ग्रैम्स कहकर बोलेंगे, क्योंकि जेनेत्सु भी इनको ग्रैम्स ही बुलाता था। ये बूढ़ा आदमी हमारा डीमन स्लेयर क्रोप्स का रोरिंग हाशिरा रह चुका है, और ये अपने टाइम पे सबसे ज्यादा ताकतवर हाशिरा माना जाता। दरअसल जिग्रो कोवाजावा के पास सुनने की शक्ति बड़ी ही तेज है, जिससे वो जेनेत्सु की पोटेंशियल को सुन पाते हैं। पता नहीं कैसे वर्क करती है, लेकिन ये हमारे जेनेत्सु की पोटेंशियल को बहुत ही अच्छे तरीके से सुन पाते हैं, जिसके कारण से वो कर्जदारों का कर्ज चुकाते हैं और हमारे जेनेत्सु को डीमन स्लेयर क्रोप्स में भर्ती कर लेते हैं और उसको ट्रेनिंग देना चालू कर देते हैं। लेकिन 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद भी जेनेत्सु सिर्फ थंडर ब्रीडिंग की फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश को ही सीख पाता है। वहीं ग्रैम्स के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो अदर फॉर्म को यूज करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण से जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो जेनेत्सु के मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। थंडर ब्रीथिंग क्या होती है, इसके बारे में हम अलग सेपरेट वीडियो में जानेंगे, जहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा कि ब्रीथिंग टेक्निक होती क्या है और उनको कौन कौन यूज कर सकता है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जब एक दिन जेनेत्सु ट्रेनिंग करने से मना कर देता है तो वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जब नीचे से ग्रैम्स उसको बुला रहे होते हैं, तभी ऊपर से एक लाइटनिंग उसके ऊपर आके गिरती है, जिसके कारण से उसके काले बाल पीले हो जाते हैं। वैसे ये पीले बालों में ज्यादा अच्छा लगता है, कालों में तो काफी अजीब लग रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब थंडर ब्रीथिंग का यूजर एक हाशिरा बनता है तो उसको थंडर हाशिरा नहीं बोलते हैं, उसको रोरिंग हाशिरा बोला जाता है। स्टोरी के इस पॉइंट तक जेनेत्सु हमारा काफी वीक था। तो जेनेत्सु हाशिरा के लेवल अप कैसे बना, स्पॉइलर अलर्ट पहले ही कर देता हूँ। जब मार्क्स को अनलॉक करने की ट्रेनिंग हो रही होती है तो जेनेत्सु के पास एक लेटर आता है, जिसमें लिखा होता है कि ग्रैम्स ने शैम्पू कर लिया है। बालों पे लगाने वाला नहीं, ये एक जैपनीज ट्रेडिशन होता है, जहाँ पे आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए अपनी ही जान लेनी पड़ती है। अब हमारे ग्रैम्स ने शैम्पू क्यों किया, क्योंकि उनके एक स्टूडेंट ने अपर मून की रैंक को ज्वाइन कर लिया है। अभी अपर मून किया है और साथ ही में मार्क्स अनलॉक करने की ट्रेनिंग क्या है, इस पे भी स्पेसिफिक वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जेनेत्सु की लाइफ, क्योंकि उसको ये खबर काफी लेट पहुंची थी। और जो जेनेत्सु होता है वो ग्रैम्स से काफी ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वही उसकी फैमिली होती है। और जब उसको पता चलता है कि जिस स्टूडेंट ने अपर मून को ज्वाइन किया है वो उसका अनिकी यानी उसका भाई है, वैसे इनमें कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता है, लेकिन जेनेत्सु कागयाकू को अपना बड़ा भाई मानता। इस न्यूज का असर हम इन्फिनिटी कैसल वाली लड़ाई में देखते हैं, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। काफी शॉर्ट होने वाली है, लेकिन काफी मजेदार होने वाली, क्योंकि यही एक पॉइंट आएगा जब हमारा जेनेत्सु अपने भाई कागयाकू की गर्दन को एक ही बार में काट देगा, जो कि अपर मून 6 का डीमन है। और इस फाइट में जेनेत्सु बेहोश भी नहीं होता है, वो बिल्कुल
कॉन्शियसनेस में होकर इस फाइट को लड़ता है और थंडर ब्रीथिंग की 7th फॉर्म को अनलीश करता है, जिससे वो कागेआको की गर्दन एक ही बारी में काट देता है। और जब ये होता है ना, तो कागेआको को यकीन ही नहीं होता कि ये कैसे और क्यों हो गया। एंड दैट इज हाउ ही बिकेम रोरिंग हाशिरा। क्योंकि हाशिरा बनने के लिए एक डीमन स्लेयर को या तो 5 साल की हार्श ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जो कि काफी मुश्किल है, या फिर उसको अपर रैंक डीमन को मानना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल, या 50 डीमंस को मानना पड़ेगा, जो कि अपने में ही काफी टायरिंग टास्क हो जाता है। उम्मीद है मैंने स्पॉयलर्स कम से कम ही रखे होंगे। तो अब हम जेनुत्सु की पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये क्या क्या यूज कर सकता है। सबसे पहली जो पावर्स है इसके पास, वो है इसकी साउंड हियरिंग। जेनुत्सु की सुनने की शक्ति एक आम इंसान से काफी ज्यादा है, बिल्कुल उसके ग्रैम्स की तरह, जो उसकी लड़ाई करने में भी काफी मदद करती है। जैसा कि हमको पता है, जेनुत्सु किसी भी डीमन के सामने आते ही डर जाता है और डर के मारे वो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो बेहोशी में भी लड़ता है, जिसकी वजह है उसकी सुनने की शक्ति। और सुनने की शक्ति के कारण ही वो ह्यूमंस और डीमंस में फर्क बता सकता है। कई बार तो डीमन भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वही लड़का है जिसने पहले मुझको देखते ही पेंट में मुत दिया था और अब मुझको पेंट में मुता रहा है। जेनुत्सु की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है बेहोश होने के बाद। वो एक वीक लड़के से काफी स्ट्रॉन्ग लड़का हो जाता है, जिसको देखकर काफी लोग चौंक जाते हैं। क्योंकि जेनुत्सु हमारा थंडर ब्रीथिंग की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश को ही जानता है। ये बेसिकली एक डैश टेक्निक होती है, जिसमें यूजर अपोनेंट के सीधा भागता है और उसके कुछ करने से पहले ही उसको मार देता है। और जेनुत्सु ने हमारे इसी टेक्निक को मास्टर किया, जो कि थंडर ब्रीथिंग के सभी फॉर्म में एक बेसिक फॉर्म। इससे वो डीमंस को तो मार नहीं सकता था, इसलिए ग्रैम्स उसे सजेशन देते हैं कि वो इस टेक्निक को इतना माहिर कर ले कि जितने भी बाकी के थंडर ब्रीथिंग यूजर हैं वो तुम्हारे लेवल पे ना आ पाए। इसलिए वो जेनुत्सु को थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म बार सिखाता है। इसके कारण से जेनुत्सु इस टेक्निक को बाकी थंडर ब्रीथिंग यूजर्स के मुकाबले इस टेक्निक को काफी अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है और इस टेक्निक को खुद से अपग्रेड भी करता है। जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म सिंगल डैश में यूज होती है, वो इसके अंदर 6 डैश का इजाद करता है, जिससे फर्स्ट फॉर्म काफी डेडली फॉर्म बन जाती है। बाद में जब डाकी अपर मून 6 की फाइट होती है हमारे जेनुत्सु से, तो वो इसमें 2 और डैश को इंक्लूड करता है, जिसको कहते हैं गोड स्पीड, और ये हमारे 6 डैश से ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि इसको सिर्फ 2 ही बार यूज करा जा सकता है, और एक बार जेनुत्सु ने 2 बार इस टेक्निक को यूज कर लिया तो वो 4 पाई से 4 महीने तक भी नहीं उठ पाता। लास्ट बट नॉट लीस्ट 7th फॉर्म थंडर फ्लेमिंग गोड, जो जेनुत्सु ने मार्क अनलॉक की ट्रेनिंग में खुद से डेवलप की। ये फॉर्म हमारी जेनुत्सु ने खुद बनाई थी मार्क को अनलॉक करने वाली ट्रेनिंग में। अब मार्क को अनलॉक करने वाली ट्रेनिंग फिर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो जरूर आएगी। यह फॉर्म हमारी फर्स्ट फॉर्म की तरह ही दिखती है, लेकिन इस फॉर्म में जब जेनुत्सु अटैक करता है तो एक फ्लेमिंग प्लस थंडर ड्रैगन की उत्पत्ति होती है, और इस फॉर्म के जरिए ही इसने कागेआको का सर धड़ से अलग कर दिया था, जहाँ पर उसको पता भी नहीं चला कि हुआ क्या, कैसे और कब। मैं कागेआको और जेनुत्सु के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो करते हैं यहीं पर। अगली वीडियो सारे हाशिरास के ऊपर होने वाली है कि वो कौन है और कैसे बने और उनके पास पावर क्या है। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।